नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अडानिया एजुकेशन अकेडमी आसिन पर। हम जो है कक्षा 12 की कृषि रसायन के बारे में डिस्कस कर रहे थे और पिछली 5 क्लासें जो अपनी हो चुकी है और आज ये छठी और अंतिम क्लास जो है आपके चैप्टर 1 की होने वाली है, जिसमें अपन बात करेंगे मृदा निर्माण के बारे में कि कौन कौन से मृदा निर्माण की जो कारक है, कौन कौन सी प्रक्रिया है, कौन से कारक उसको प्रभावित करते हैं, सक्रिय कारक कौन से हैं, निष्क्रिय कारक कौन से हैं और यहाँ से किस प्रकार का प्रश्न जो है आपसे पूछा जा सकता है, किस प्रकार से आपको इनको याद करना है, क्या होता है, इन सभी के बारे में जानकारी लेंगे। और बने रहिए क्योंकि मेरा दावा है कि कोई भी क्वेश्चन आपके मेरे पढ़ाए हुए मैटर से बाहर नहीं जाएगा, या जिस तरह का मैं पैटर्न आपको बताऊंगा उसी पैटर्न से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो लास्ट क्लास में अपन ने बात कर ली थी चट्टानों के अपक्षय के बारे में और उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं मृदा निर्माण के बारे में कि जो मिट्टी का जो निर्माण होता है उससे संबंधित कौन कौन सी परिभाषाएं हैं, उनके बारे में कौन कौन से कारक जो है मृदा निर्माण को प्रभावित करता है उसके बारे में अपन बात करेंगे। सीधा मैं आपके सामने किताब जो है वो ओपन कर रहा हूं ताकि किसी प्रकार का आपको कुछ डाउट ना रहे। ये आपके सामने आपकी जो बुक है और यहां से अपने को स्टार्ट करना है मृदा निर्माण के बारे में। आप सभी जानते हो कि मृदा जो है एक प्राकृतिक पिंड है जिसे ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मृदा की उत्पत्ति जो है किससे होती है, चट्टाने हैं, चट्टानों से हो सकती है। अब चट्टानों का भौतिक अपक्षय हो सकता है या रासायनिक अपक्षय हो सकता है। कुल मिला के जब चट्टान का क्या होता है, अपक्षय होता है, चट्टाने छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, वो जैविक अपक्षय हो चाहे भौतिक हो या रासायनिक हो, उसके द्वारा क्या होता है मृदा का निर्माण होता है। और मृदा का निर्माण जो होता है जिन पदार्थों से होता है मृदा का निर्माण, उन पैतृक पदार्थों को क्या कहते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहां से आपकी जो प्रश्न है बन सकता है कि रिगोलित क्या होता है ना। ठीक है, जो चट्टाने जो होती है या यूं कह सकते हैं मृदा निर्माण का जो पैतृक पदार्थ जो होता है ना, मृदा निर्माण का जो पैतृक पदार्थ होता है उस पैतृक पदार्थ को ही अपन क्या बोलते हैं, रिगोलित कहते हैं। तो यहां से एक डेफिनेशन जो आपके यहां से बन सकती है, रिगोलित क्या है। ठीक है, कि चट्टाने जो होती है उनके ऊपर जो पपड़ी होती है, भूपपड़ी यानी धरती के ऊपर जो चट्टाने हैं, जब वो टूटती है तो टूटने के बाद छोटे छोटे कणों में टूट जाती है और कणों से क्या बनती है, मिट्टी बनती है। और जिन पदार्थों से मिट्टी बनती है उसी को अपन क्या कहते हैं, रिगोलित कहते हैं। क्या कहते हैं, रिगोलित। मृदा निर्माण की जो क्रियाएं हैं दो प्रकार के हो सकती है, एक तो मूल चट्टानों से कच्चे पदार्थ का निर्माण होना और कच्चे पदार्थ का किसमें बदलना, मृदा में बदलना। ठीक है, मूल पदार्थ से कच्चे पदार्थ का निर्माण होना और कच्चे पदार्थ का किसमें बदलना, मृदा में बदलना। ठीक है, तो ये जो प्रवृत्ता यूं कह सकते हैं दो अवस्थाओं में जो है अपन मिट्टी के निर्माण को बांटते हैं। जब चट्टानें टूटती है तो जाहिर सी बात है कि प्रकृति का क्या होता है, नाश होता है। तो अपन यूं कह सकते हैं कि जो पहली जो प्रक्रिया है ये विनाशकारी होती है, जबकि जो दूसरी जो प्रक्रिया ये कौन सी होती है, संश्लेषण होता है। क्योंकि इसमें तो टूट रहा है, चट्टान टूट रही है और दूसरे में जो टूटी हुई चट्टान है वो किसमें बदल रही है, मिट्टी में बदल रही है। यानी पहली जो प्रक्रिया है वो विनाशकारी कह सकते हैं क्योंकि टूट रहा है, और दूसरी को अपन संश्लेषण या निर्माणकारी प्रक्रिया कह सकते हैं क्योंकि उससे क्या हो रहा है, मृदा का निर्माण हो रहा है। ठीक है, अब मृदा निर्माण को जो प्रभावित करने वाले जो कारक है उससे पहले पढ़ने से पहले अपन बात कर लेते हैं एक बार आपके जो प्रमुख परिभाषाएं हैं उसके बारे में। यहां से ध्यान रखिएगा, जो परिभाषाएं आ रही है उनसे आपके प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। 5 से लेकर 6 परिभाषाएं, 6-7 परिभाषाएं आपके हैं। उन 6-7 परिभाषाओं में से ये मान के चलिए कि एक प्रश्न जो है आपके कंफर्म फंसने वाला है। ठीक है, सीधी परिभाषा पूछेगा। सबसे पहले जो मृदा निर्माण की प्रक्रिया में अपन आते हैं, सबसे पहला जो आपका आता है वो आता है ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन के को सीधा यूं समझ सकते हैं कि ह्यूमस का नाम आप सभी ने सुना होगा कि कोई भी जब जीव जंतु जो है, कुत्ता हो गया या गाय हो गई या बकरी हो गई, कोई भी जानवर जब मर जाता है तो उस जानवर को क्या करते हैं, गांव के बाहर फेंक दिया जाता है ना। उस जानवर को गांव के बाहर फेंक दिया जाता है और वहां क्या होता है, वो जानवर सड़ता है। ठीक है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसका क्या कर देते हैं,
अपघटन कर देते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसका क्या करते हैं, अपघटन करते हैं। और अपघटन के बाद क्या होता है, आप सभी को पता ही है कि वो सड़ जाता है। अपघटन के बाद जहां उस जानवर को डाला जाता है तो वहां की जो मिट्टी है वो भूरी काली हो जाती है। वो जो भूरा काला जो पदार्थ जो बनता है, उस भूरे काले पदार्थ को कहा जाता है ह्यूमस कहा जाता है। तो सीधी भाषा में समझ में आ गया, मरे हुए जानवर को जब किसी अपन गांव के बाहर डाल देते हैं तो सड़ने के बाद जो बुरा पदार्थ बनता है, उस बुरे पदार्थ को क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। और ह्यूमस बनने की जो प्रक्रिया है ना, इस ह्यूमस बनने की प्रक्रिया को ही कहा जाता है ह्यूमिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, जब जानवर मरेगा तो यार पृथ्वी की ऊपरी सतह भी तो होगा, और पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी जो स्तर होता है जिसे अपन ओशन स्तर कहते हैं, क्या कहते हैं, ओशन स्तर। इसका मतलब जो ह्यूमिफिकेशन जो होगा वो ऊपरी परत पर होगा। ह्यूमस जो बनेगा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर बनेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कार्बनिक पदार्थों का स्रोत इसकी ऊपरी सतह पर एकत्रित पत्तियां, पौधे, अन्य भाग, मृत जंतु होते हैं। इन कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन से, विच्छेदन का मतलब समझ में आ गया, टूट गया है ना, सड़ जाएगा ना, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा जानवर। विच्छेदन से जो नए कार्बनिक पदार्थ बनते हैं, इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, ह्यूमिफिकेशन। किताब की लैंग्वेज में जाने की कोई जरूरत नहीं है ना। इसको आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो कि जब कोई मृत जीव जंतु क्या हो जाता है, विच्छेदित हो जाता है, ठीक है, तो उससे नए कार्बनिक पदार्थ बनते हैं, अर्थात ह्यूमस का निर्माण होता है। और ह्यूमस निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ह्यूमिफिकेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, ह्यूमस निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ह्यूमिफिकेशन कहलाती है। अगला आता है निक्षालन। देखिए निक्षालन का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो पदार्थ है, कोई भी जो पदार्थ है वो पृथ्वी के ऊपरी सतह पर है, या जिसे अपन बोल सकते हैं ओशन स्तर है। जब कोई भी पदार्थ ऊपरी संस्तर से जब वो निचले संस्तर में जाता है तो ऊपरी संस्तर से निचले संस्तर में जाने की क्रिया क्या कहलाती है, आपके निक्षालन कहलाती है। क्या कहलाती है, नाम से बता दो ना, एलिवेशन है ना, सॉरी एलिवेशन है ना। जो निक्षालन जो है इसका मतलब होता है पदार्थ का ऊपरी संस्तर से, मृदा के ऊपरी संस्तर से निचले संस्तर में जाना क्या कहलाता है, निक्षालन कहलाता है। क्या कहलाता है, तो पहला तो हो गया ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमस बनेगा और वो ह्यूमस कहां जाएगा, नीचे जाएगा। कहां जाएगा, नीचे जाएगा। तो नीचे जाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, निक्षालन कहलाएगी। और वो नीचे जाकर क्या हो जाएगा, जम जाएगा। नीचे जाकर क्या हो जाएगा, जम जाएगा। और उसके जमने की प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, उसके जमने की प्रक्रिया को बोलते हैं निक्षेपण, है ना। नीचे जाकर वो जम जाएगा। तो यहां पर देख सकते हो कार्बनिक व अकार्बनिक अवयव का निचले संस्तर में पहुंचकर जमा होने को क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। तो आ गया समझ में, ह्यूमस बनेगा, नीचे जाएगा, नीचे जाना निक्षालन, ह्यूमस का बनना ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमस का नीचे जाना निक्षालन, ह्यूमस का जम जाना निक्षेपण। क्या हो गया, निक्षेपण हो गया। ठीक है, अब सारा का सारा ह्यूमस थोड़ी चला जाएगा, ये भी ध्यान रखना। कुछ ही तत्व जाते हैं, कौन कौन से, जैसे मृत्तिका यानी क्ले हो गया, एल्यूमिनियम, आयरन आदि ये तत्व जाते हैं नीचे की तरफ। फिर आता है आपका पोडजोलीकरण, है ना। पोडजोलीकरण आप देख सकते हो, इस प्रक्रम में ह्यूमस तथा उसके ऑक्साइड, है ना, यहाँ पर ये जो लिख रखा है ना, यहाँ पर आपको कर क्या करना है, आपकी बुक में भी ये दे रखा है बच्चों, ध्यान रख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ा आप चेंज कर देना कि इसको बोलते हैं उसके ऑक्साइड। ये जो है ना, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, उसके ऑक्साइड। ठीक है, उसके ऑक्साइड ऊपरी संस्तर से बहकर नीचे के संस्तर में आकर जमा हो जाते हैं। ठीक है, ये ठंडे तथा नम प्रदेशों में होता है, जहां ठंड हो, वातावरण में क्या हो, नमी हो। उष्ण प्रदेश जो होते हैं, जैसे राजस्थान जो है, मुख्य रूप से अगर अपन बात करें जोधपुर हो गया या जैसलमेर, बीकानेर, ये उष्ण क्षेत्र है, यहाँ पर गर्मी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो वहां पर ये नहीं देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा आपको ठंडे और नम प्रदेशों में देखने को मिलेगा। देखिए कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो पोडजोलीकरण शब्द जो है ना, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि जो मैं डिस्कस करता हूं ना, उस शब्दों को अच्छे से तैयार कर लेना। पोडजोलीकरण जो शब्द है ना, ये किससे बनाया, ध्यान रखना। देखिए इस प्रक्रम में पोडजोल शब्द जो कि रूसी भाषा का शब्द किससे लिया गया है, पोडजोला से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, राख जैसा होता है। किताब लेके बैठ जाइए, जहां जहां अंडरलाइन करवा रहा हूं उस पर अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये केमिस्ट्री इतनी हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, बहुत ही इजी है अगर ढंग से पढ़ लिए तो।
नहीं पढ़े तो फिर समस्या है, ठीक है ना। तो पोटजोलीकरण शब्द जो है उसको लेकर प्रश्न आपके बन सकता है, ठीक है। अगला आता है आपके कौन सा, लेटराइजेशन, है ना। लेटराइजेशन क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए लेटराइजेशन जो है ये एक लैटिन भाषा से बना है जिसका अर्थ होता है ईंट जैसा लाल रंग होता है। तो यहां पर आप देख सकते हो इस प्रक्रम में आयरन और एल्यूमिनियम ऊपरी संस्तर में रहते हैं, ठीक है। आयरन और एल्यूमिनियम तो ऊपर रह जाएंगे, नीचे कौन जाएंगे, सिलिका नीचे के संस्तर में चली जाती है, SiO2, है ना। एल्यूमिनियम और आयरन तो ऊपर रहेंगे लेकिन सिलिका नीचे चली जाएगी। इस प्रक्रिया को अपन क्या कहेंगे, लेटराइजेशन कहते हैं। ध्यान रखना, इससे बनने वाली मृदाएं कैसी होती है, अम्लीय होती है। तो यह क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो अम्लीय मृदा जो होती है उसका निर्माण कैसे हो सकता है, लेटराइजेशन से होता है। या यूं कह सकते हैं कि लेटराइजेशन से कौन सी मृदा बनती है, अम्लीय बनती है या सामान्य बनती है, सामान्य या लवणीय बनती है, या फिर भास्मिक बनती है यानी क्षारीय बनती है। तो लेटराइजेशन जो मृदा बनेगी यानी इसमें आयरन और एल्यूमिनियम ऊपर रहेगा और सिलिकेट कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। अब देखिए जो लेटराइजेशन शब्द जो है ना, ये लेटराइजेशन शब्द देखिए लैटिन भाषा से बना है। और कौन सा शब्द है, लेटराइट। लेटराइजेशन जो शब्द है किससे बना है, लेटराइट से बना है। और जिसका अर्थ जो होता है वो क्या होता है, ईंट जैसा लाल। आप देख सकते हो इसका जो अर्थ होता है कैसा होता है, ईंट जैसा लाल होता है। ये क्या हो गया भाई, है ना। इसका जो अर्थ होता है कैसा होता है, ईंट जैसा लाल होता है। कैसा होता है, ईंट जैसा लाल होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ये मृदाएं उष्ण तथा अर्ध उष्ण, है ना। अर्ध उष्ण का मतलब तो समझ में आ गया, उष्ण यानी आपके हो जाएंगे रेगिस्तानी वाला भाग हो जाएगा। अर्ध उष्ण यानी बिलवाड़ा हो गया, हमारा जो बिलवाड़ा है वो अर्ध उष्ण में आता है। अर्ध उष्ण प्रदेशों में पाई जाती है जहां उच्च तापमान एवं भारी वर्षा निरंतर होती है। ये तो अपने यहाँ नहीं होती है, हाँ ये जरूर है, तापमान होता है भारी वर्षा नहीं होती है ना। वर्षा के लिए तो अपन तड़पते हैं भाई, रोज जैसे वर्षा ऋतु आती है रोज बादल बनते हैं, ऊपर की तरफ देखते हैं, अरे बरस जा रे बरस जा, चांस ही नहीं। आदतें अपनी भी तो खराब है, चल पेड़ को काट देते हैं, तो दिक्कत वहां भी तो है, ठीक है। तो आगे बात करते, देखो अगला आता है कैल्सीकरण। सीधी भाषा में ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव कैल्सीकरण, और कैल्शियम कार्बोनेट का हटना डीकैल्सीकरण। बस कैल्शियम कार्बोनेट अगर जमेगा मृदा की ऊपरी संस्तर में, कैल्शियम कार्बोनेट जमेगा, कैसे बनेगा, तो ये तो आप रिएक्शन देख सकते हो, सीधी सीधी है यार, है ना। मृदा के ऊपरी संस्तर में कैल्शियम कार्बोनेट का जमना कैल्सीकरण, और उसी कैल्शियम कार्बोनेट का हट जाना डीकैल्सीकरण। तो सबसे पहले देखो CO2 और H2O आपस में क्या करेंगे, क्रिया करेंगे, जिससे बनेगा कार्बोनिक अम्ल H2CO3 बन रहा है। फिर ये कार्बोनिक अम्ल जो है कैल्शियम के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, है ना। ये जो बन रहा है इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। और जब यही कैल्शियम कार्बोनेट CO2 के साथ क्रिया करता है तो क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट मृदा के ऊपरी स्तर पर क्या हो जाएगा, जम जाएगा, ठीक है। तो इन मृदाओं का निर्माण अधिक शुष्क एवं कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। अगला था डीकैल्सीकरण, मैंने अभी बताया था, उसको रिएक्शन को बस उल्टा कर दो पूरा, लगभग कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। उसका हटना क्या कहलाता है, डीकैल्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, डीकैल्सीकरण। फिर आता है लवणीकरण। लवणीकरण का मतलब लवण का जमाव होना। लवण का जमाव कब हो सकता है, देखिए लवण के जमाव में थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है, उसको थोड़ा समझ लेना है। देखिए लवण जो है कैसे बनता है उसको लेकर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं अपन, है ना, कि लवण जो है कैसे बनेगा। देखिए आप देखिए, जैसे मान लेते हैं कि ये एक तालाब है, ये एक तालाब है और इस तालाब में भरा हुआ है पानी। क्या भरा हुआ है, पानी। आमतौर पर आपको पता ही है कि यहाँ जैसे तालाब है और यहाँ ये जो खाली बाग रहता है, यहाँ इसके पास में जो तालाब जो है इसके पास में ये खाली बाग है, ये ठीक है। ये जो खाली बाग होता है ना, यहाँ पर किसी प्रकार की फसल नहीं होती है, ठीक है। लोगों के जो खेत जो मिलेंगे वो यहाँ मिल सकते हैं आपको, लेकिन तालाब के जस्ट
पास में आपको खेत कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसका कारण क्या, देखो जब यहां पर पानी का जल का दबाव बढ़ेगा, ठीक है, जब एक जगह पर जैसे मान लो इधर जल का दबाव बढ़ेगा तो ये जैसे मान लो कि जल स्तर हो गया ये नीचा है, जब इधर जल स्तर का पानी का दबाव बढ़ेगा तो ये जल स्तर कहां जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो ऐसी मृदा जिनका जो भूमिगत जल जो है या वाटर लेवल जो है नीचा नहीं होता है, ऊपर की तरफ होता है ना, पानी ज्यादा गहरा नहीं हो, है ना, 15-20 फीट में या 30 फीट तक पानी जो है गहरा हो। ऐसा नहीं कि मान लो राजस्थान में 200-300 फीट तक भी पानी नहीं आता है, हालात बहुत ज्यादा खराब है। तो जहां का वाटर लेवल क्या हो, ज्यादा नीचा नहीं हो, तो वहां पर जब इधर जल का दबाव बढ़ेगा, तालाब के अंदर पानी इतना भरा हुआ, इतनी बड़ी जल राशि भरी हुई है, तो इसके आसपास का जो पानी का जो लेवल है ये क्या जाएगा, ऊपर आ जाएगा। क्या जाएगा, ऊपर आ जाएगा। जब ये पानी ऊपर की तरफ आएगा तो क्या होगा, जो मिट्टी जो है उसके अंदर नीचे की तरफ जो लवण जो है दबे हुए हैं या लवण मिक्स है उसके अंदर, है ना, 10 फीट 20 फीट गहराई में जो लवण है वो लवण उस जल में घुल जाएंगे और उस पानी के साथ कहां जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। जल में घुल जाएंगे और पानी के साथ ऊपर आ जाएंगे। और जब वो लवण ऊपर की तरफ आएगा जल के साथ, तो धरती की सतह जो है या यूं कह सकते हैं पृथ्वी की जो सतह है उसमें जो पानी आया है ऊपर की तरफ, उसमें क्या आया है, लवण घुलकर आया है नीचे से। तो सूर्य के प्रकाश की वजह से जो पानी जो होता है वो तो वाष्प बनकर उड़ जाएगा, लेकिन लवण क्या रहेगा, वहीं पर जमा हुआ रह जाएगा, है ना। वो लवण के जमे हुए रहने की वजह से जो भूमि जो होती है इसकी उपजाऊ क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि इससे जो मिट्टी जो बनती है ना, किससे, लवणीकरण से। ठीक है, समझ में आ गया आपके कि लवणीकरण होगा कैसे। ठीक है, तो लवणीकरण से जो मिट्टी बनती, देखिए इस प्रक्रम में मृदा के ऊपरी सतह अथवा पृष्ठ में घुलनशील लवण विशेष रूप से सोडियम के क्लोराइड, सल्फेट क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। ये लवण सफेद परत के रूप में मृदा के ऊपर रहते हैं। ये मृदा जल स्तर का ऊंचा होना, मैंने अभी बताया ना, जिनका वाटर लेवल ज्यादा नीचा नहीं हो, जल स्तर का ऊंचा होना, जल निकास उपयुक्त नहीं होना तथा सिंचाई जल में घुलनशील लवण की अधिकता के कारण हो सकता है। ठीक है, खारे पानी से अगर आप सिंचाई कर रहे हो तो भी ऐसी स्थिति आ सकती है। अगला आता है पेडोटर्बेशन। पेडोटर्बेशन का मतलब होता है जितने भी जो मृदा के संस्तर हैं उन सबको आपस में क्या कर दो, मिक्स कर दो। जितने भी जो मृदा के संस्तर हैं उन सभी को आपस में क्या कर दो, मिक्स कर दो। उसको बोलते हैं पेडोटर्बेशन कहते हैं। ठीक है, मिक्स करने का काम कौन करेगा, छोटे छोटे जो कण है उसमें तोड़ देना। चींटियां हो गई जब बिल बनाती है, दीमक हो गई, है ना, केचुए हो गए जो मिट्टी को खाते हैं, है ना, कुरेदते हैं। ठीक है, बिल बनाने वाले जितने भी जो जंतु है वो सब क्या करते हैं, पेडोटर्बेशन का काम करते हैं। नहीं, जितने भी जो मृदा के जो संस्तर है ना उसको आपस में क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, आपस में मिला देते हैं। इसको बोलते हैं पेडोटर्बेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पेडोटर्बेशन कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये जो 9 परिभाषाएं थी, इजी है, हार्ड नहीं है, अच्छे से बैठ के अगर लिख लोगे नोटबुक में या पढ़ लोगे किताब से भी, याद होना जरूरी है। आप कैसे करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप लिख के याद करते हो या सीधा किताब से लिखा हुआ याद कर लेते, कैसे भी करो, बोर्ड एग्जाम में आपको वहां तक याद होना चाहिए। मार्च 2024 में आपके एग्जाम हैं और आपको ये ध्यान में होना चाहिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो यहां पर देखिए जो जहां से जो क्वेश्चन बनता है ना, पहला जो यहां से जो क्वेश्चन बनता है इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा भैया। एक तो कौन सा वाला, मृदा विज्ञान के जनक कौन है, वी डोकुचेव मृदा विज्ञान के जो जनक माने जाते हैं। किसको माना जाता है, वी डोकुचेव को माना जाता है। किसको माना जाता है, तो ये थोड़ा अंडरलाइन कर लेना, बोलो वी डोकुचेव, है ना, ये मृदा विज्ञान के जनक है। कई बार क्वेश्चन यहां से साफ साफ डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, मृदा विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है, वी डोकुचेव को कहा जाता है। ठीक है, तो उन्होंने बताया था कि जो मृदा निर्माण जो होता है, मृदा का जो निर्माण होता है उसके लिए जलवायु और जीवमंडल उत्तरदायी है। वहां की जलवायु किस प्रकार का क्लाइमेट है और वहां पर किस प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, इसके ऊपर जो मिट्टी का निर्माण बहुत ज्यादा क्या करता है, निर्भर करता है। बहुत ज्यादा क्या करता है, निर्भर करता है।
फिर बात करते हैं आगे, एक वैज्ञानिक और हुए जिनका नाम था जेनी। क्या नाम था? जेनी। इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, यहाँ पर तुम देख सकते हो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देख सकते हो कि इनमें ये संबंध इन्होंने बताया था। एस का मतलब हो गया सोइल, एफ का मतलब क्या हो गया फंक्शन, फंक्शन का मतलब कार्य, सीएल का मतलब यहाँ पर है क्लाइमेट जलवायु, बी का मतलब बायोस्फीयर यानी जीवमंडल, और आर का मतलब रॉक एक रफ सतह है ना, ठीक है, और पी का मतलब पेरेंट्स पैतृक, और टी का मतलब क्या हो गया टाइम समय, ठीक है। ये 5 कारक जो है किसने बताए थे? जेनी ने। और इन 5 कारकों को फिर से ध्यान रखना, जेनी ने जो ये 5 कारक बताए थे, इन 5 कारकों को एक वैज्ञानिक और है जोफे, जोफे ने इनको 2 भागों में विभाजित कर दिया। जोफे जो है इन्होंने इन 5 कारकों को 2 भागों में विभाजित किया, और वो 2 कारक कौन कौन से हैं ये आप अच्छे से ध्यान रखें, बहुत ही जरूरी है। एक तो है सक्रिय कारक और एक है निष्क्रिय कारक। सक्रिय कारक कौन कौन से ध्यान रखना, सक्रिय कारक है आपके जलवायु और जीवमंडल, ठीक है, जो द्रव्यमान के द्वारा क्या करेंगे? मृदा का निर्माण करेंगे, और इनका जो नेतृत्व जो करता है, या यूं कह सकते हैं जो सक्रिय कारक है, इनको आधार प्रदान करने का काम कौन करता है? निष्क्रिय कारक करता है। तो एक प्रश्न तो बच्चों यहां से सीधा सीधा बन सकता है आपके कि सक्रिय कारक कौन से हैं और निष्क्रिय कारक कौन से हैं, है ना। सक्रिय कारक 2 हैं आपके, जलवायु है और जैवमंडल है, जबकि निष्क्रिय कारक आपके पैतृक पदार्थ, स्थलाकृति और समय, ठीक है। अब इनको एक एक को पढ़ना है आपको। सबसे पहला आता है जलवायु। जलवायु देखो, जलवायु और जैवमंडल दोनों सक्रिय कारक है। तो जलवायु जो है किसी भी एक क्षेत्र में जब मिट्टी बनती है तो उसको बहुत ज्यादा क्या करती है? प्रभावित करती है, ठीक है। वहां की जो अभिक्रियाएं जो है इस पर निर्भर करेगी। अगर वहां की जो जलवायु है अगर मान लो शुष्क है, बिल्कुल गर्म हवाएं चलती है, जलवायु शुष्क है, तो मान के चलिए कि वहां पर क्या होगा? भौतिक अपक्षय अधिक होगा। क्या होगा? भौतिक अपक्षय अधिक होगा। और जलवायु क्या है? ठंडी है, वहां पर नमी ज्यादा है, तो ऐसे में वहां पर क्या होगा? रासायनिक अपक्षय जो है वो अधिक होगा, ठीक है ना। तो सीधा सीधा है, आप एक बार इसको पढ़ लेना। अभिक्रिया में 10 डिग्री सेल्सियस तक अपन गर्म करते हैं तो उसका अभिक्रिया का जो वेग है वो क्या हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। जब आप इसको पढ़ोगे तो सीधा समझ में आ जाएगा, इसमें ऐसा विशेष कुछ नहीं है। जीवमंडल की बात करते हैं। जीवमंडल का मतलब जो जीव जंतु जो होते हैं, वो जीव जंतु पे मृदा निर्माण को कैसे प्रभावित करते हैं? आप भी प्रभावित करते हो? नहीं करते हो? करते हैं ना। हम भी मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं, पेड़ पौधे भी मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। कैसे करते हैं? जब किसी पेड़ की जड़ जो है चट्टान में घुस जाती है, और जब वो जड़ जो है वृद्धि करती है, फूलती है, तो चट्टान क्या हो जाती है? टूट जाती है। इसके अलावा जो चट्टान के अंदर जो जड़ जो है वो अम्ल और CO2 का निर्माण करती है, जिसकी वजह से भी चट्टानें क्या हो सकती है? कमजोर हो सकती है, ठीक है। तो ये आ जाएगा जीवमंडल में। ज्यादा विशेष कुछ नहीं है यार, सीधा सीधा सा है, ठीक है, जीवमंडल। उसके बाद आता है पैतृक पदार्थ। जो पैतृक पदार्थ यानी जिन पदार्थों से मृदा का निर्माण हुआ है वही तो क्या कहलाएंगे? पैतृक पदार्थ। अगर वो पदार्थ जैसे मान लो कोई अम्लीय चट्टान है, तो जब वो चट्टान टूटेगी तो उससे जो मृदा बनेगी वो मृदा भी कैसी होगी? अम्लीय होगी। अगर कोई चट्टान कैसी है? क्षारीय है, और जब वो चट्टान टूटेगी तो वो मृदा भी कैसी हो जाएगी? क्षारीय हो जाएगी। और यदि कोई सामान्य चट्टान या लवणीय चट्टान है तो मृदा के टूटने पर जो चट्टान बनेगी, चट्टान के टूटने पर जो मृदा बनेगी वो भी कैसी होगी? लवणीय हो जाएगी। जाहिर सी बात है, चट्टान की प्रकृति पर क्या करेगी? निर्भर करेंगे। नहीं पैतृक पदार्थ। इसलिए अपन कह सकते हैं कि जो देखो ग्रेनाइट से बनी ग्रेनाइट से जो मृदा बनती है उसकी उपजाऊ क्षमता क्या होती है? बहुत कम होती है। जबकि चूना पत्थर से जो मिट्टी बनती है, कौन सी मिट्टी? दोमट मृदा। कौन सी मृदा? दोमट मृदा जो होती है, ठीक है, जो दोमट मृदा होती है उसकी उपजाऊ क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है, क्योंकि चट्टानों के प्रकार बदल गए। जैसे चट्टानों का प्रकार बदला, मिट्टी का प्रकार बदल गया, उसकी उपजाऊ क्षमता बदल गई। जो ग्रेनाइट है उसके अपक्षय या यूं कह सकते हैं अपघटन से जो मृदा बनती है उसकी उपजाऊ क्षमता क्या होती है? कम होती है। जबकि कैल्शियम कार्बोनेट या चूना पत्थर जो होता है उससे जो मृदा बनती है वो क्या होती है? अधिक उपजाऊ होती है। क्या होती है? अधिक उपजाऊ होती है। अगला जो आता है लस्ट आपके, वो आता है स्थलाकृति। कौन सा आता है? स्थलाकृति। अगर अपन बात करें जो मृदा है, भूमि जो है, वहां कहीं गहरे गड्ढे हैं तो कहीं विशाल पहाड़ तो कहीं समतल मैदान है। जहां
गहरे पहाड़ ऊंचे पहाड़ हैं, वहां ढलान रहता है, ढलान की वजह से पानी रुक नहीं पाता है, जिसकी वजह से मृदा में रिश्ता नहीं है। ठीक है, लेकिन जहां भूमि क्या होती है, समतल होती है, वहां पानी धीरे धीरे बहता है। जब पानी का वेग धीरे धीरे होता है तो पानी जमीन के अंदर क्या जाता है, रिश्ता जाता है। क्या होता जाता है, रिश्ता जाता है। और जहां पानी का रिसाव क्या होता है, ज्यादा होता है, आपको पता है कि वहां मृदा भी क्या होगी, ज्यादा गहरी होगी ना, क्योंकि अंदर तक पोली हो जाएगी। पानी जब अंदर की तरफ जाएगा मृदा में तो मृदा क्या हो जाएगी, पोली हो जाएगी। तो जहां पर पानी जो समतल सतह पर बहता है वहां पानी का रिसाव क्या होता है, अधिक होता है, जिसकी वजह से वहां की जगह जो क्या हो गई, पोली हो जाती है। क्या हो जाती है, पोली हो जाती है। यहां पर देख सकते हो समतल स्थानों पर जल प्रवाह धीरे धीरे होता है एवं मृदा के अंदर रिश्ता रहता है। परिणाम स्वरूप मृदा की गहराई क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। ठीक है, अधिक हो जाने की वजह से क्या होगा, जो पेड़ पौधे उनकी जड़ें क्या जाएगी, ज्यादा गहराई में जाएगी, तो उनका अंकुरण भी क्या होगा, अच्छा होगा। जो पौधे जो है या आपका जो पेड़ है उसको यांत्रिक आधार भी जो है अच्छा प्राप्त होगा, है ना। फिर उसके बाद आता है समय। समय तो आपको पता ही है कि समय जो है इसको प्रभावित करता ही है। कोई भी जो मृदा बनती है ऐसे नहीं बनती है। एक पूर्ण विकसित मृदा को तैयार होने में लगभग कितना, 200 वर्ष का समय लगता है। ध्यान रख लेना, कितना समय लगता है, 200 वर्ष का समय लगता है। पूर्ण विकसित मृदा तैयार होने में 200 वर्ष का समय लगता है। ठीक है जी, तो ये कौन कौन से कारक जो है मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं, शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया, ज्यादा लोड लेना नहीं है।